गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले लिटरेरी टर्म फॉइल से। लिटरेचर के अंदर फॉइल क्या होता है कि इन लिटरेचर इट रेफर्स टू ए कैरेक्टर हु कॉन्ट्रास्ट विद अनदर कैरेक्टर, यूजुअली द प्रोटोगोनिस्ट, टू हाईलाइट द पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द मेन कैरेक्टर। हिंदी के अंदर इसको विरोधी पात्र या फिर प्रतिपात्र कह देते हैं। तो फॉइल के अंदर क्या होता है कि जो करेक्टर होता है, ये जो फॉइल करेक्टर होएगा, ये किसी दूसरे करेक्टर, मेनली हम कह सकते हैं प्रोटोगोनिस्ट से, ये बिल्कुल अलग होता है। उसकी क्वालिटीज़ से, उसके ट्रेट से, उसके कैरेक्टर से बिल्कुल अलग होएगा। इसका यूज़ जो है क्यों किया जाता है, ताकि जो मेन कैरेक्टर है जिसको हम प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं, उसके कैरेक्टर्स को हाईलाइट करने के लिए। एग्जांपल के लिए जैसे शेक्सपियर का जो हैमलेट वर्क है, इसके अंदर लेरिट्स और हैमलेट के कैरेक्टर्स का अगर देखें तो यहाँ पे जो लेरिट्स है वो एक फॉइल है हैमलेट प्ले के अंदर। अगर हम हैमलेट के कैरेक्टर्स की बात करें तो हैमलेट जो है वो सीरियस है, डीपली कंटेम्पलेटिव है, थॉटफुल है, ऑलवेज थिंकिंग डीपली बिफोर टेकिंग रिवेंज। तो यहाँ पे जो हैमलेट का कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाया गया है, कंटेम्पलेटिव मतलब विचारशील है, थॉटफुल है और बहुत ज़्यादा सोचता विचारता है बिफोर टेकिंग रिवेंज। वहीं पे अगर लेरिट्स की बात करें तो जो लेरिट्स है ये एक फॉइल कैरेक्टर है जो कि हैमलेट के कैरेक्टर के बिल्कुल अपोजिट है। ये इम्पल्सिव है, क्विक टू मेक डिसीजन, रेडी टू सीक रिवेंज विदाउट मच थॉट। तो यहाँ पे जिस तरीके से हैमलेट का कैरेक्टर है और उसके बिल्कुल अपोजिट जो है लेरिट्स का कैरेक्टर है। लेरिट्स रैशनेस एंड इम्पल्सिव नेचर कॉन्ट्रास्ट विद हैमलेट्स पेशेंस एंड डेप्थ, हाईलाइटिंग हैमलेट्स थॉटफुल कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो लेरिट्स का जो रैशनेस और इम्पल्सिव नेचर है बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है हैमलेट के पेशेंस और डेप्थ के, और इस तरीके से ये हाईलाइट करता है हैमलेट के थॉटफुल कैरेक्टर को। फॉइल का दूसरा अगर हम एग्जांपल देखिए तो हैरी पॉटर के अंदर ड्रैको माल्फॉय जो है ये हैमलेट का बिल्कुल जो हैरी है उसका बिल्कुल अपोजिट है। हैरी पॉटर में जो हैरी है वो बिल्कुल ब्रेव है, मोरल है, ऑलवेज सपोर्ट्स व्हाट इज़ राइट। वहीं पे ड्रैको माल्फॉय जो है ये एरोगेंट है, कनिंग है एंड सपोर्ट पावर एंड ऑथोरिटी। तो यहाँ पे जो ड्रैको का नेचर है वो इम्फेसाइज करता है हैरो की गुडनेस एंड करेज को, मेकिंग हैरोज नोबल ट्रेट्स स्टैंड आउट इवन मोर। तो यहाँ पे जो हैरी पॉटर का जो नोबल ट्रेट्स हैं ये और भी अच्छे से बाहर हमको दिखाई देने को मिलता है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है फोकलोर। फोकलोर क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल बिलीफ, कस्टम, स्टोरीज, मिथ, लीजेंड्स, सॉन्ग्स, प्रैक्टिसेस पास डाउन ओरली थ्रू जनरेशन्स इन अ पर्टिकुलर कल्चर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई ट्रेडिशनल बिलीफ्स हो सकते हैं, कस्टम हो सकते हैं, स्टोरीज़, ऐसे कुछ भी चीज़ जो कि पास आउट की जाती है थ्रू जनरेशन्स एक पर्टिकुलर कल्चर के अंदर, और वो भी ओरली। ठीक है, हिंदी के अंदर इसको लोक कथा या लोक साहित्य कहते हैं। जैसे हमारे फोक डांस होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, है ना, लोकगीत, लोक नृत्य। तो उसी तरीके से फोकलोर क्या होता है कि एक लोक कथा होती है जिसको हम लोक साहित्य भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉबिन हुड का एक फेमस फोकलोर है इंग्लिश के अंदर जो डिपिक्ट करता है कि यहाँ पे जो रॉबिन हुड है वो स्टील करता है गरीबों के लिए, मतलब अमीरों से चुरा कर ये क्या है गरीबों को पैसे बांटता है। तो ये एक फेमस फोकलोर है इंग्लिश के अंदर, और इसे आसानी से याद भी किया जा सकता है। फोक का मतलब होता है लोक और लोर मतलब हो गया कि कोई कथा, तो मतलब लोक कथा। जैसे फोक डांस होता है, फोक सॉन्ग होता है, तो वैसे ही फोकलोर मतलब हो गया कि लोक कथा। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी ग्रैंडिलोक्वेंस। ग्रैंडिलोक्वेंस क्या होती है, ये स्टाइल ऑफ स्पीकिंग होती है या राइटिंग होती है दैट इज़ पोम्पस, एक्स्ट्रावेगेंट और ओवरली इलेबोरेट, ऑफन यूज टू इम्प्रेस और शो ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो स्टाइल होती है स्पीकिंग की या फिर राइटिंग की जिसमें बहुत पोम्पस या फिर एक्स्ट्रावेगेंट या फिर बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके कुछ बात बताई जा रही है, मतलब शो ऑफ किया जा रहा है इम्प्रेस करने के लिए।
एग्ज़ाम्पल के लिए कि अगर मैं किसी के बारे में कुछ बता रही हूँ, उसकी विशेषता बता रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, तो मैं मतलब ज़्यादा हाईलाइट करके बताऊँ, बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ कर दूँ इस चीज़ का। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं अमीर हूँ, तो मैं ऐसे बोल दूँ मेरे घर तो इतने बड़े-बड़े हैं कि मुझे अपने कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए मुझे बाइक का यूज़ करना पड़ रहा है, कार का यूज़ करना पड़ता है, और मेरी इतनी ज़मीन है, ये है, और मैं मतलब एक ड्रेस पहनने के बाद कोई दूसरी ड्रेस वापस से रिपीट नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब ग्रैंडिलोक्वेंस के अंदर आ जाएँगी। ये मतलब बहुत ज़्यादा फेंकू टाइप की, है ना? इसको हिंदी में क्या है, भाषाई आडंबर या फिर आडंबरपूर्ण भाषा बोल सकते हैं। इसको याद कैसे करना है, तो वो ग्रैंडी ग्रैंडी का मतलब हो गया कि बहुत बड़ा, ग्रैंड, है ना? और लोक्वेंस मतलब हो गया बात, है ना? तो जैसे इंग्लिश का एक वर्ड अगर सुना होगा, लोकेशियस। लोकेशियस मतलब होता है बातूनी। तो वैसे ही यहाँ पे लोक्वेंस का मतलब भी क्या हो गया कि कोई बातचीत है, तो मतलब ग्रैंडिल लोक्वेंस। तो ग्रैंडी लोक्वेंस यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बात बताई जा रही है कि मतलब कोई नॉर्मल बात है और उसी चीज़ को क्या किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा रहा है उस चीज़ का। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी हार्लेम रेनेसा। हार्लेम रेनेसा क्या है, एक कल्चरल, सोशल और आर्टिस्टिक मूवमेंट था जो कि 1920s के टाइम पे आया था, और ये इसका जो सेंटर था वो हार्लेम था, जो कि नेबरहुड है ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। और इसमें क्या किया जाता है कि इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लरिशिंग ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक एंड इंटेलेक्चुअल थॉट। तो यहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, आर्ट, म्यूज़िक कुछ भी है, उसको क्या है, फ्लरिश करने की बात की जाती है। ऐसा हुआ क्या था कि इधर अमेरिका के अंदर अफ्रीका से क्या है, लोग लाए गए थे पहले, बहुत पहले टाइम पे, और इसके बाद ये लोगों को क्या है, ऐसे लेबर की तरह लाया गया था, उनसे काम करवाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया ना, तो लोगों को फ्रीडम का इम्पोर्टेंस पता लगने लग गया। तो ये जो ब्लैक पीपल हैं, उनकी फ्रीडम के लिए बात होने लगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अब ब्लैक लोग थे, ये अमेरिका के अंदर ही सेटल हो चुके थे, और लेकिन फिर भी उनके साथ क्या है, इस तरीके से बुरा व्यवहार किया जाता था उनको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ये लोग। तो इस तरीके से जो हार्लेम एक जगह है न्यूयॉर्क के पास ही, तो वहाँ पे ये लोग क्या है, आपस में मतलब सारे के सारे जो ब्लैक लोग हैं, ये एक जगह सेटल हो गए, और इनका जो अफ्रीकन कल्चर था, प्लस में अब ये अमेरिका के अंदर आ गए, तो अमेरिकन कल्चर, तो ये अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर जो है, इनका जो आर्ट, लिटरेचर, इनको फ्लरिश करने की बात यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलती है। Langston Hughes, one of the most famous poet of the Harlem Renaissance, wrote about the African American experience in America। तो यहाँ पे लैंगस्टन हग्स जो है एक फेमस पोइट रह चुके हैं हार्लेम रेनेसा के टाइम पे, जिन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस लिखा है कि अमेरिका के अंदर जो अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि अफ्रीका का अमेरिका के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा है। हिज पोएम द नेग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर, ये रिफ्लेक्ट करता है डीप कनेक्शन टू अफ्रीकन हेरिटेज एंड द स्ट्रगल्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स, कि जो अफ्रीका के जो नेटिव्स थे वो अमेरिका के अंदर आए हैं, तो अफ्रीकन अमेरिकन्स जो किस तरीके का स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे हाईलाइट किया है इन्होंने अपनी पोम के अंदर, द नेग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी हाइपोफोरा। हाइपोफोरा एक रिटोरिकल डिवाइस है वेयर स्पीकर्स or writer ask a question and then immediately provide an answer to that question। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो जो स्पीकर होगा वो एक क्वेश्चन पूछेगा और इमीडिएटली उसका आंसर भी बता देगा। इट इज़ ऑफन यूज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ एंटिसिपेशन और टू इंगेज द ऑडियंस बाय एड्रेसिंग देयर क्यूरियसिटी। तो यहाँ पे इसको अक्सर यूज़ में लिया जाता है ताकि जो ऑडियंस है उनको इंगेज किया जा सके और उनका क्या है, ध्यान जो है उसको आकर्षित किया जा सके। इसका एग्ज़ाम्पल जैसे अपनी आम ज़िंदगी में अपन देख सकते हैं जी, कि जो पेरेंट्स होते हैं तो वो अपने बच्चों से क्या बोलते हैं कि हम किसके लिए कमा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और तुरंत ही आंसर बता देते हैं कि हम बच्चों तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं, है ना, जितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए करते हैं। तो मतलब पहले तो वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम किसके लिए कमा रहे हैं और तुरंत ही आंसर दे देते हैं कि हम तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी के लिए कमा रहे हैं। तो ये क्या है, हाइपोफोरा होता है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी इमेजरी। इमेजरी इज़ अ लिटरेचर
refers to the use of vivid or descriptive language that appeals to the senses, sight, sound, taste, touch and smell to create a mental picture for the reader. तो यहाँ पे क्या है, एक इमेजरी वो लिटरेचर होती है जहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज़ करके एक सेंस बनाते हैं, ताकि मतलब सेंस का यूज़ करके हम क्या है एक क्रिएट कर सके मेंटल पिक्चर की, रीडर के माइंड में क्या है एक पिक्चर क्रिएट की जा सके, तो उसको हम इमेजरी कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए ये लाइंस में द गोल्डन रेज ऑफ द सन वोम्ड माई स्किन. तो यहाँ पे गोल्डन रेज ऑफ माई सन वोम्ड माई स्किन से क्या पता चल रहा है कि जो सन निकला हुआ है और गोल्डन रेज है, मतलब उसकी अच्छी खासी धूप आ रही होगी, और वोम्ड माई स्किन से पता चल रहा है कि धूप भी इस तरीके की आ रही होगी कि हाँ मैं गर्मी फील हो रही होगी. तो यहाँ पे एक इमेज बन पा रही होगी दिमाग के अंदर. एज द सेंट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स फील्ड द एयर. और यहाँ पे जो सेंट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स मतलब जो खुशबू है ये पूरी हवा में भरी हुई होगी, मतलब खुशबू वाला माहौल भी है. एंड द सॉफ्ट विस्पर्ड ऑफ द विंड. और यहाँ पे सॉफ्ट विस्पर्ड मतलब कि आवाज़ भी आ रही है विंड की, मतलब कि हवा भी बह रही है. ब्रस्ड अगेंस्ट माई फेस. और यहाँ पे ये जो हवा बह रही है वो कैसे चल रही है कि हवा अगेंस्ट चल रही है किसी स्पीकर के, कि जो भी बोल रहा है तो उसके मतलब अपोजिट में हवा चल रही है. तो यहाँ पे एक इमेजरी का यूज़ किया गया है कि धूप निकल रही है और खुशबू है माहौल के अंदर, हवा चल रही है, और हवा भी कैसे चल रही है, बिल्कुल उसके अपोजिट में चल रही है. नेक्स्ट लिटरेरी टर्म अगर आप देखें तो वो है इमेजिज़म. इमेजिज़म एक लिटरेरी मूवमेंट है जो कि इमर्ज हुआ था अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर, और ये एम्फेसाइज करता है क्लियर, प्रिसाइज और शार्प इमेजरी को, ताकि एक इमेज जो है क्रिएट की जा सके माइंड के अंदर रीडर के. तो ये इमेजरी और इमेजिज़म तो क्या है एक मूवमेंट हो गया, और इमेजरी क्या है वो लिटरेरी टर्म हो गई जिस टर्म के थ्रू क्या है लिटरेचर बनाई जाएगी, है ना. तो ये मूवमेंट जो है अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे आया था, और इसमें जो पोइट एसोसिएट हैं इससे लाइक एजरा पाउंड, एच डी मतलब कि हिल्डा डूलिटल, एमी लोवेल. तो इनका मेन मोटिव क्या रहता था कि अपने लिटरेचर को इस तरीके से किया जाए प्रिसाइज वे में कि उनको क्लियर एक इमेज दिखाई जा सके. नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी जार्गन. जार्गन क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज होती है या फिर टर्मिनोलॉजी होती है जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप, प्रोफेशन या फील्ड में यूज़ की जाती है, विच में भी डिफ़िकल्ट फॉर आउटसाइडर्स टू अंडरस्टैंड. और इनको जो है समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आउटसाइडर्स के लिए. एग्जाम्पल के लिए इन द मेडिकल फील्ड BP इज़ जार्गन फॉर ब्लड प्रेशर. तो यहाँ पे अगर मेडिकल फील्ड में जो BP है कि BP हाई है, BP लो है, तो मतलब इसको ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है मेडिकल फील्ड में. तो ये एक तरीके से जार्गन है. लेकिन ये अब तो क्या है कि कॉमन वर्ड हो गया है ना BP, की सब लोग जानते हैं. लेकिन कई सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि आउटसाइडर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है. जैसे कि जो लो के लोग होते हैं तो उसमें जब कोर्ट बुलाता है तो उसको हम समन करना कह देते हैं ना, कि कोर्ट ने समन किया है. और वहीं पे अपन लोकल में अगर इंग्लिश में बात करें तो ऐसे बोल देते कि इसने इनवाइट किया है ना. तो इस तरीके से जो उस पर्टिकुलर फील्ड की, प्रोफेशन की जो लैंग्वेज होती है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको हम जार्गन कहते हैं. अगर हम स्टूडेंट्स फील्ड में भी देखें तो स्टूडेंट्स भी क्या है जार्गन लैंग्वेज यूज़ करते हैं. किस तरीके से कि स्कूल में क्या है ना कि बच्चे किसी के टीचर का नाम निकाल देते हैं. जैसे हमारे स्कूल में भी हम बच्चों ने क्या है नाम निकाल रखे थे टीचर्स के, जैसे कि मटका, डमरू, टूटा, वायरस, टकलिया, है ना, कटप्पा. तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये मतलब एक तरीके की सीक्रेट वर्ड हो गए जो कि उन्हीं प्रोफेशन वाले, उन्हीं ग्रुप वाले लोगों को ही समझ आते हैं, और बाहर वालों को क्या है समझना मुश्किल हो जाता है. तो इसको ही हम जार्गन कहते हैं. अब इसको याद कैसे करें, ये टेररिस्ट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. जैसे जार्गन मतलब कि चार गन, ठीक है. तो जहाँ पे 4 गन की बात की गई है तो जार्गन, 4 गन मतलब किसी को समझ भी नहीं आएगा कि यहाँ पे 4 गन की बात की गई है. तो जार्गन, 4 गन. तो यहाँ पे एक सीक्रेट लैंग्वेज हो गई, एक तरीके से कोड वर्ड्स हो गए, जार्गन, 4 गन, है ना. तो आई होप आज सभी को ये समझ आ गया होगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.